हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। फ्रीडम स्ट्रगल की मेन लाइन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, लेकिन कुछ पेरिफेरल एरियाज़ होते हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। दो पैरेलल मूवमेंट्स और चलते हैं। एक तो रिवॉल्यूशनरीज़ का जो योगदान है इन द फॉर्म ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार उधम सिंह एंड मैनी मोर पीपल। दूसरा सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय एंड अदर्स। तो उनको भी हम कंप्लीट करते हैं तो मॉडर्न इंडिया टोटलिटी में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ले लेते हैं रिवॉल्यूशनरीज़, उनका योगदान क्या रहा, चाहे वो मॉडरेट फेज़ हो या एक्सट्रीमिस्ट फेज़ हो या गांधीयन फेज़ हो। रिवॉल्यूशनरीज़ का योगदान अपने हिसाब से चलता रहा। उद्देश्य सभी का एक, भारत को आज़ाद कराना, लेकिन सबके तरीके अलग अलग। जहाँ मॉडरेट्स ने पेटिशंस, प्रेयर्स के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए बात बढ़ाने की कोशिश की, एक्सट्रीमिस्ट ने उसे ऑल इंडिया आंदोलन की बात कर डाली। रिवॉल्यूशनरीज़ कहते हैं ना तो मॉडरेट्स के मेथड्स यूज़फुल है ना एक्सट्रीमिस्ट के, हमारे अपने मेथड्स हैं। और हमारी समझ में ये आया है कि जब तक अंग्रेज़ों के दिल में वही डर नहीं पैदा होगा जो उन्होंने हमारे दिल में पैदा किया है, तब तक वो भारत छोड़ेंगे नहीं। फोर्स शुड बी मेट बाई फोर्स, ये उनका कहना है। ईंट का जवाब पत्थर। तो ये योगदान उनका रहा और बड़ा इम्पॉर्टेंट योगदान रहा। उसी में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ऐसा पहला बड़ा इवेंट होता है 1897 में, जब चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयरस्ट को मारा है। दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर वर इन्वॉल्व्ड इन किलिंग रैंड एंड आयरस्ट। रैंड कौन है? रैंड प्लेग कमिश्नर है पूना शहर का। हुआ क्या है, इन दिनों महाराष्ट्र में प्लेग फैला है, अकाल की स्थिति है तो प्लेग फैला है, महामारी फैली है जैसे आजकल है। ऐसी स्थिति में ओब्वियसली लोगों को कन्फाइन करना है, वो बाहर ना निकलें और प्रिकॉशंस लें। इन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक कानून भी पास किया था, एपिडेमिक एक्ट 1897, जो आजकल लागू है। इन्हीं दिनों जब महाराष्ट्र में बड़ा सा अकाल आया है, तभी ये एक्ट भी पास हुआ था, एपिडेमिक एक्ट 1897। इस एक्ट ने सरकार को परमिशन दी है, रैंड को परमिशन दी है, रैंड म्यूनिसिपल कमिश्नर है पूना शहर का, कि वो लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए या उनको घर में रखने के लिए या छापे तक मार सकते हैं कि कौन क्या लोग फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो छापे भी मारता है, एक्शंस भी लेता है, और कुछ इनमें ज़ातियाँ भी हो गई हैं। वो जो ज़ातियाँ हैं जो भारतीयों के साथ सही नहीं थी, इस कानून के गार्ब में जो वो कर रहा था, उससे जब ख़ास तौर से जब महिलाओं के लिए कुछ गलत किया है, ऐसे में फिर चापेकर बंधुओं ने प्लान किया है और रैंड और एक आयरस्ट नाम का ऑफिसर है, इनको मार दिया है। ये पहला ऐसा इवेंट है जिसमें इंडियंस स्टार्टेड किलिंग द ब्रिटिश, बालकृष्ण एंड दामोदर चापेकर। तो ये पहला ऐसा इवेंट था चापेकर बंधुओं वाला। इसको पूना मर्डर्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पूना मर्डर्स। आपको याद होगा इन्हीं दिनों तिलक ने भी अपने अखबार केसरी में शिवाजी को लेकर कि कैसे मुग़लों को उन्होंने हराया था या कुछ इस तरीके से लिखा है। तो सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को भी सेडिशन के केस में जेल दी है कि आपके ही लेखों से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने किल किया है रैंड और आयरस्ट को। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनको भी सेक्शन 124A ऑफ IPC में उनको भी जेल दी गई है इन्हीं दिनों जब अकाल की स्थिति थी। उधर 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में एक इंडिया हाउस बनाया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा
लंदन में उन्होंने एक इंडिया हाउस बनाया है, और इंडिया हाउस बेसिकली भारतीयों का एक सिंबल बन गया है। सारे भारतीय यहीं से काम करते हैं। जब भारत के बाहर भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन लंदन वॉज रनिंग एन इंडिया हाउस, का नाम इंडिया हाउस हो गया है। यहाँ बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। इसी इंडिया हाउस के एक मेंबर हैं मदन लाल ढींगरा। इसी इंडिया हाउस के एक मेंबर हैं मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा किल्ड ए ब्रिटिश कर्जन वाइली इन लंदन इन 1909। ये कर्जन वाइली एक ऑफिसर है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय नहीं, कर्जन वाइली। उन्नीस 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में एक इंडिया हाउस शुरू किया है। इंडिया हाउस के बहुत सारे मेंबर्स हैं। एक उनमें है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा किल्ड ए ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जन वाइली इन लंदन 1909। मदन लाल ढींगरा को फांसी हो गई है, जैसे यहाँ दामोदर चापेकर को फांसी हो गई थी। It was an event in which an Indian outside India killed a British official called Curzon Wiley. He was not Viceroy Curzon, he was a different one. So this was another event which was outside India in this particular regard. Shyamji Krishna Verma used to run India House outside India. उधर 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, दो रिवॉल्यूशनरीज हैं, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। They planned to kill किंग्सफोर्ड। ये डिस्ट्रिक्ट जज है मुजफ्फरपुर शहर का। मुजफ्फरपुर शहर का डिस्ट्रिक्ट जज है किंग्सफोर्ड, एंड दे वांटेड टू किल दिस पर्टिकुलर जज। नाम है इसका किंग्सफोर्ड। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस यंग लोग हैं, 18, 19, 17, 18 साल के, और जो जिस तरीके के फैसले दिए हैं किंग्सफोर्ड ने, इसलिए ये उसको मारना चाहते हैं। तो इन लोगों ने दे ट्राइड टू किल व्हेन इट वाज अंडरस्टूड दैट एक बग्गी जा रही होगी, कैरेज माइट बी कैरिंग किंग्सफोर्ड, तो ये इनको सूचना थी। तो दे थ्रू ए बॉम्ब एंड ट्राइड टू किल हिम, बट इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, ही वाज नॉट देयर, बट in this particular accident 2 other ladies were killed. So they tried to kill Prafulla Chaki and Khudiram Bose. प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को पीछा किया गया है। तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली है, जैसे आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को मार लेंगे। खुदीराम बोस को पकड़ा गया है, ट्रायल हुआ है और उनको फांसी दे दी गई है। इन विच केस खुदीराम बोस वॉज हैंग, तो आप बोलेंगे मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ये बहुत यंग लड़के बच्चे हुआ करते थे। दे गेव अप देयर लाइफ फॉर द नेशन। ये अपनी तरीके का एक और इवेंट था जहाँ यंग लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं। उधर 1912 में वाइसरॉय हार्डिंग है, और आपको बताया था 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है हार्डिंग के समय ही, जहां पर जॉर्ज फिफ्थ ने बोला है कि दिल्ली विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी गई है। उसी की शुरुआत कर चुका है हार्डिंग,
और दिल्ली में जब वो चांदनी चौक में एज ए वाइसरॉय ही वॉज मूविंग आउट इन चांदनी चौक इन दिल्ली, तो इसके ऊपर बॉम्ब फेंका है एक रिवॉल्यूशनरी रास बिहारी बोस दिल्ली में। रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल, दे अटेम्प्टेड टू किल वाइसरॉय। ये वाइसरॉय है हार्डिंग, इसको मारने का प्लान है। हार्डिंग 2 है ये, हार्डिंग 2, इसको मारने का प्लान है। बॉम्ब फेंका गया है, हार्डिंग गॉट इंजर्ड, कुड नॉट बी किल्ड, बट रास बिहारी बोस को ऑब्वियसली पकड़ा जाना है। 3 साल तक तो रास बिहारी बोस भागते रहेंगे, यहाँ वहाँ छुपते रहेंगे, लेकिन फाइनली उनको इंडिया छोड़ देना पड़ेगा। 1915 में ही एस्केप्ड टू जापान, लिव्ड इन जापान होल हिज लाइफ। एंड आगे चल के जापान में जब हालात सही बनते हैं तो ये बेस वहाँ बनाई चुके थे, वहीं पर फिर INA बनने लगती है एंड ही वॉज इन्वॉल्व विद इंडियन नेशनल आर्मी। तो आगे चल के INA में ये इनका भी एक रोल रहेगा। तो रास बिहारी बोस ऑलरेडी हैड बीन वर्किंग इन जापान इन साउथ ईस्ट एशिया। सुभाष चंद्र बोस बाद में आते हैं, तो ही कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया या जापान में किसने चलाई फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपका आंसर होगा रास बिहारी बोस, हु वाज अर्लियर इम्प्लीकेटेड इन अटेम्प्ट टू किल वाइसरॉय हार्डिंग। हार्डिंग कुड नॉट बी किल्ड। दिल्ली में इसे कहते हैं हार्डिंग बॉम्ब केस। 1913 में कुछ भारतीय भारत के बाहर काम कर रहे हैं, तो मूवमेंट का नाम पड़ गया गदर मूवमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर जाते थे अमेरिका, कनाडा वगैरह में काम करने के लिए। ऐसे बहुत सारे सिख हैं वो जाते हैं। इन सब लोगों ने मिलके बनाई है गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका। तो आपका आंसर होगा अमेरिका, क्योंकि जर्मनी भी एक सेंटर है जिसे मैडम भीकाजी कामा चलाती हैं। फ्रांस भी एक सेंटर है जिसे मैडम भीकाजी कामा चलाती हैं। जर्मनी भी एक सेंटर है और अमेरिका में भी एक सेंटर बना था जिसको गदर पार्टी कहते हैं। और गदर पार्टी ने जो मूवमेंट भारत के बाहर चलाया भारत के लिए, उसका नाम था गदर मूवमेंट। लाला हरदयाल इसमें इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, many more people are there who were involved in this Gadar movement, called Gadar after a party called Gadar Party. Lala Hardayal was an instrumental figure called Gadar because they used to bring out a newspaper called Gadar. एडिटर हैं लाला हरदयाल, ये अखबार निकालते थे गदर नाम का, इसलिए पूरी पार्टी का नाम या मूवमेंट का नाम गदर मूवमेंट पड़ गया। This newspaper played a very important role in the, you can say, propagation of cause of India outside India. गदर नाम का अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा इसका स्लोगन हुआ करता था। तो they tried from outside India to somehow support freedom struggle of India, और भारत में भी आए। 1915 तक काम करने की कोशिश की, बट फाइनली 1915 तक आते आते ये ख़त्म हो जाता है। That was गदर मूवमेंट। भारत के बाहर बड़े स्तर पे काम किया। 1924 में अब इंडिविजुअल इवेंट की जगह लोगों ने भारत में एक संस्था बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज मिलके बनाते हैं HRA, हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी आर्मी या हिंदुस्तान रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, HRA इसको कहते हैं। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, मनमोहन दास गुप्ता, मैनी मोर, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हैं। इन सब ने मिलके बनाई है HRA। इसके प्रेसिडेंट हैं
राम प्रसाद बिस्मिल HRA बनी है और 1925 में HRA ने अपना पहला इवेंट किया और जब उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती पता लगा है इन लोगों को कि इस ट्रेन में सरकार का खजाना जा रहा है एंड दिस इज़ मनी ऑफ इंडिया, इंडियन शुड हैव इट। ओबियसली इनको फाइनेंस अपना फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए था और भारत का पैसा तो भारत का है। तो एक ट्रेन जा रही है लखनऊ के पास काकोरी में, वहाँ पर ये जो ट्रेन डकैती होती है लेड बाय द होल HRA, काकोरी षड्यंत्र केस नाम पड़ गया इसका, सक्सेसफुल थी लेकिन कुछ ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं जिससे इनको पीछा किया जाता है, पकड़े जाते हैं और अशफाक उल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाती है। देवर हैंग्ड इनिशियली, बाद में 2 और लोगों को फांसी होती है। इट वॉज काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। चंद्रशेखर आज़ाद could never be caught. Before he could be caught, he killed himself. तो बनी है HRA और HRA ने किया है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 नियर लखनऊ, काकोरी षड्यंत्र केस। (1928) HRA का नाम हो गया है HSRA। HRA का नाम हो गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एंड भगत सिंह हैड बिकम वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। भगत सिंह बड़े एक्टिव हो गए हैं इन HSRA एंड इन्हीं दिनों आपको पता है कि लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज हुआ था और लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के बाद डेथ हो जाती है। तो विद इन 1 month HSRA वॉज इन्वॉल्व एंड दे किल्ड Saunders. Bhagat Singh took the lead. They wanted to take the revenge of death of Lala Lajpat Rai and this is called Lahore Conspiracy Case. भगत सिंह पर मेन केस था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह पर मेन केस था ये। तो सॉन्डर्स को मारा गया है। दे वांटेड टू टेक रिवेंज। 1928 भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, दे किल्ड Saunders, the police officer Saunders in Lahore, and this was the revenge of death of Lala Lajpat Rai. In November 1928, Lajpat Rai died within 1 month. In December 1928, Bhagat Singh led, and they, you can say, planned and schemed, and finally they could take this revenge. And the police officer Saunders was killed. 1929. असेंबली बॉम्ब केस, पार्लियामेंट जिसे आज पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पर आज 2 बिल पे डिस्कशन होने वाला है और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बैठे हुए हैं विजिटर्स गैलरी में, डिस्गाइज में बैठे हैं, भेष बना के बैठे हैं। और जब वहाँ पर वो बिल टेकअप होते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो ट्रेड यूनियन या वर्कर्स के अधिकार कम करने के बिल हुआ करते थे, पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ पर स्मोक बॉम्ब फेंका है। इन द वेल ऑफ द हाउस दे थ्रू अ स्मोक बॉम्ब, और साथ साथ पैम्फलेट फेंके हैं जिसमें लिखा हुआ है दिस साउंड वॉज क्रिएटेड टू मेक द डेफ हियर। बहरों को सुनाने के लिए की गई है ये आवाज़, किसी को मारने का इरादा नहीं है। Obviously it was parliament, Bhagat Singh could not escape. So Bhagat Singh was arrested over there, Batukeshwar Dutt also, and he was tried in various cases, Lahore conspiracy case, assembly bomb case, and many more cases. And finally on 23rd March 1931, Bhagat Singh was hanged in Lahore jail. 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो जाती है लाहौर जेल में। आपको याद होगा
5 मार्च को कंक्लूड हुए थे गांधी इरविन टॉक्स, एंड गांधी इरविन टॉक्स वाज लास्ट बिग अटेम्प्ट टू सेव द लाइफ ऑफ भगत सिंह। उसके बाद जल्दी ही 23 मार्च को उनको फांसी हो जाती है। भगत सिंह मेड पॉपुलर दिस स्लोगन लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद। उन्हीं को बोला गया है किंग ऑफ मार्टियर्स, शहीद आज़म। उन्हीं को बोला गया है किंग ऑफ मार्टियर्स, शहीद आज़म। और उन्होंने एक मास्टरपीस भी लिखा है, वाई आई एम एन एथीस्ट। एक छोटा सा ऐसे कह लीजिए, एक राइटअप कह लीजिए। ही रोट एन आर्टिकल वाई आई एम एन एथीस्ट, क्यों हूँ मैं एक नास्तिक, लिख देते हैं भगत सिंह। तो इट वाज भगत सिंह। और भगत सिंह की डेथ से कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद किल्ड हिमसेल्फ इन अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। सूचना हो जाती है कि ये वहाँ पर छुपे हुए हैं, मुखबिरी हो जाती है, पुलिस वहाँ जाती है। इससे पहले कि पुलिस उनको पकड़ पाती, वो 27 फरवरी 1931 को अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो दिस वे भगत सिंह आज़ाद की डेथ लगभग हो गई है और ये मूवमेंट लगभग थमने लगा है, ख़त्म होने लगा है। कुछ इन्हीं दिनों एक बंगाल के बड़े नामी ग्रामी रिवॉल्यूशनरी हैं, उनका नाम था सूरसेन। सूरसेन ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। ऐसा करते हैं, ये जो आर्मरी है, शास्त्रागार है चटगांव का, ये हम कैप्चर करते हैं। तो अप्रैल 1930 जब गांधी जी लीड कर रहे हैं डांडी मार्च, उन्हीं दिनों बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, सूरसेन द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ बंगाल, ही वॉज लीडिंग चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव के शास्त्रागार पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ से इन्हें भागना पड़ता है, चेस किए जाते हैं और फाइनली ही वॉज हैंग्ड। इनको फांसी हो जाती है 1933 के आसपास। तो ही वॉज सूरसेन, चटगांव आर्मरी रेड वॉज लेड बाय सूरसेन। इसमें इनके साथ महिलाएं भी शामिल हैं इस रेड में। तो इट वॉज नॉट इन इवेंट ऑल्सो नोन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी वीमेन ऑल्सो। तो ये उन दिनों हो रहा है जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है। बंगाल में एक बहुत बड़ी रेड ऑर्गेनाइज की गई थी, चटगांव आर्मरी रेड। तो इन द फॉर्म ऑफ भगत सिंह आज़ाद एंड सूरसेन, फाइनली 1932-33 तक आते आते ये इवेंट भारत में लगभग थम जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आगे चलकर 1940 में सरदार उधम सिंह हैं। सरदार उधम सिंह किल्ड माइकल ओ डॉयर। माइकल ओ डॉयर वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग। जब जलियांवाला बाग हुआ था तो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डॉयर। ये जनरल डायर नहीं है जिसने गोलियां चलवाई थी, ये पंजाब का गवर्नर था। इसने ही केंद्र सरकार को बोला था कि यहाँ पर मिलिट्री भेजो, अमृतसर में प्रॉब्लम है। तो उधम सिंह का ये एम था कि ही हैड टू टेक रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग। तो इन लंदन ही केम टू नो कि एक पब्लिक मीटिंग चल रही होगी जिसमें ये भाषण दे रहा होगा। तो सरदार उधम सिंह जस्ट टुक अ रिवॉल्वर इन हिज बुक एंड ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही किल्ड माइकल ओ डॉयर, नॉट जनरल डायर। Michael O'Dwyer was governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh. This is called revenge of killing of Michael O'Dwyer is called revenge of Jallianwala Bagh. ये लंदन में हुआ था। उधम सिंह को भी फांसी हो जाती है। जज पूछता है आपका नाम क्या है, तो कहते हैं मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह है। राम भी हूँ, मोहम्मद भी और सिंह भी हूँ। तो उधम सिंह was hanged in later on. This was another isolated event outside India in this regard. उधर एक सबसे बड़ा इवेंट तो फिर ये हुआ कि 1942 में बन गई है इंडियन नेशनल आर्मी।
इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह होते हैं सिंगापुर में, उन्होंने बना ली है INA। इट वॉज नॉट फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। आपको बताया था कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, उन दिनों जापान ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया पे कब्जा कर लिया था। जापान बड़ा पावरफुल है उधर, जर्मनी के साथ जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ करता था। तो वहीं पर जब अंग्रेज़, वहाँ पर जो भारतीय सैनिक हैं उनको जापानियों ने बंदी बना लिया था। मतलब अंग्रेज़ी सेना के जो भारतीय सैनिक थे उन सब ने मिलकर जापानियों की मदद से बनाई है इंडियन नेशनल आर्मी। कैप्टन मोहन सिंह, वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ दिस द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ही वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर अंडर जैपनीज, बट राज बिहारी बोस काम कर ही रहे हैं तो बनी है INA। ये INA का फेज़ नहीं चल पाता है तो फिर बुलवाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस, तो फाइनली सुभाष चंद्र बोस वॉज ब्रॉट फ्रॉम जर्मनी एंड ही रीऑर्गेनाइज्ड इट। उन्होंने इसको 1943 में रीऑर्गेनाइज किया है। सुभाष चंद्र बोस अर्लियर हैड क्वालिफाइड ICS क्वालिफाई कर चुके हैं, उसको उन्होंने छोड़ा है। चितरंजन दास के शिष्य बने हैं, इंडिया वापस आए हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन में बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और 1938 में वो कांग्रेस के हरिपुर सेशन में प्रेसिडेंट भी बने हैं। कांग्रेस का हरिपुर सेशन हुआ है, उसमें वो अध्यक्ष बने हैं। SC बोस अध्यक्ष भी बने हैं 1938 के हरिपुर सेशन। हरिपुर गुजरात में हुआ करता था। इन्हीं दिनों उन्होंने बनाई थी एक नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन बनाया था उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई है नेशनल प्लानिंग कमेटी। और इंडिपेंडेंस के बाद ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, इसका नाम हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, जो 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। तो 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी सुभाष बोस ने और चेयरमैन बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। उधर 1939 में मैं आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ अलग, अदरवाइज फिर इस पे आ जाएंगी। 1939 में सेशन हुआ है त्रिपुरी में। त्रिपुरी जबलपुर, जिसे आज जबलपुर कहते हैं, उस समय उसका नाम त्रिपुरी था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फिर अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन भर देते हैं। तो फिर इनके खिलाफ खड़े होते हैं पट्टाभी सीतारामैया। सीतारामैया और सुभाष बोस के बीच में ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है एंड सुभाष बोस कुड विन। सीतारामैया was Gandhiji's nominee. Subhash Bose should not again become president of Congress. So Sitaramaiya will represent me, said Gandhiji. But still Sitaramaiya had support of Gandhiji. Subhash Bose could win and he again became president of Congress के अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन बाकी जो और मेंबर्स हैं वो सुभाष बोस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दे वांटेड कांग्रेस टू बी रन एज पर द सिस्टम्स ऑफ गांधीजी। और सुभाष बोस की आइडियोलॉजी और मेथड्स अलग थे, वो कांग्रेस के मेथड से कुछ मैच नहीं खा रहे थे। तो फाइनली जब हालात जीतने के बाद भी जब वो हालात देखते हैं कि कांग्रेस में सपोर्ट उनको नहीं है, तो वो अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं, रिजाइंड एंड फाउंडेड हिज ओन पार्टी कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्होंने 1939 में अपनी पार्टी बनाई है फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष बोस कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं और अपनी पार्टी बना लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जब सुभाष बोस ने इस्तीफ़ा दिया था तो फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष बोस के इस्तीफ़े के बाद 1939 में फिर अध्यक्ष बन जाते राजेंद्र प्रसाद। और 1940 में आपको याद है रामगढ़ सेशन में इट वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद सेशन हुआ नहीं, वर्ल्ड वॉर चलती रही थी। 1946 में फिर मेरठ सेशन हुआ था जिसमें JB कृपलानी बन जाते हैं। तो
तो इट वॉज राजेंद्र प्रसाद, उनकी इस्तीफे के बाद ये अध्यक्ष बन जाते हैं। तो सुभाष बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। उनका ये कहना था कि जब तक आर्म्ड स्ट्रगल नहीं होगी, सेना के तौर पे हम नहीं काम करेंगे, तब तक इंडिपेंडेंस होनी नहीं है। तो वो उसी दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको सरकार कलकत्ता में हाउस अरेस्ट कर देती है। वहाँ से वो एक पठान का भेष बनाकर, ज़ियाउद्दीन नाम रखकर भारत से बाहर चले जाते हैं, काबुल जाते हैं, काबुल से मॉस्को जाते हैं, फिर कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल जो है सपोर्ट से फिर वो फाइनली बर्लिन पहुंच जाते हैं। बर्लिन में रहते हैं 1.5 साल 1 साल कभी बर्लिन में रहते हैं, और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि एक दल बनाएं, इंडियन लीजियन। जर्मनी में उन्होंने एक सेना बनाने की कोशिश की है, इंडियन लीजियन, उन भारतीयों की मदद से जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ में अफ्रीका वगैरह में काम करते थे। बहुत सारे भारतीयों को ले जाते थे अंग्रेज़ यहाँ से, तो कुछ उनकी मदद से एक यू कैन से एक बनाने की कोशिश की है इंडियन लीजियन। इंडियन लीजियन नहीं चल पा रही है। उधर INA है, ये भी नहीं चल पा रही है। तो फिर रास बिहारी बोस ने जापानी जर्मनी की मदद से इनको बुलवा लिया है सिंगापुर। फिर ये कमान संभाल लेते हैं और INA को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है INA को 1943 में। बहुत सारे इसके दल बनाए हैं, उनमें एक दल का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी ब्रिगेड महिला दल बनाया है, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है महिलाओं को। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसकी अध्यक्ष हैं। रानी झांसी ब्रिगेड एक महिला दल बनाया था सुभाष बोस ने, कई सारे ब्रिगेड में बांटा है, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, और एक महिला दल था रानी झांसी रेजिमेंट, लक्ष्मी सहगल। सुभाष बोस ने एक नारा भी दिया है INA का, जय हिंद। और यहाँ पर ये एक आज़ाद भारत की एक सरकार भी चलाने लगते हैं सिंगापुर से। नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। इट वाज हेडेड बाय सुभाष बोस, इसके अध्यक्ष हैं। आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष हैं। ही वॉज रनिंग फ्रॉम सिंगापुर, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। जय हिंद का नारा दे देते हैं और INA का गाना भी बनता है, कदम कदम बढ़ाए जा। उधर गांधी जी को इन्होंने एक रेडियो प्रसारण से बोला है, वी वांट योर ब्लेसिंग्स फादर ऑफ द नेशन, वी वांट योर ब्लेसिंग्स फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को रेडियो प्रसारण से बोलते हैं, वी वांट योर ब्लेसिंग्स फादर ऑफ द नेशन, हम देश के इमेंसिपेशन के लिए आ रहे हैं, फ्रीडम के लिए आ रहे हैं, वी वांट योर ब्लेसिंग। गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन। 1944 में ये जापानियों के साथ आगे बढ़ते हैं INA, और ये पहुंच जाते हैं इम्फाल तक, मणिपुर तक पहुँचे हैं। INA का झंडा वहाँ तक फहराया गया है, भारत का झंडा फहराया गया है, लेकिन मणिपुर से आगे ये नहीं जा पाते हैं। और 1944 मार्च के बाद फिर देखा गया है कि ये जो जापान जर्मनी वाला ग्रुप है, एक्सिस पावर्स हैं, ये हारने लगे हैं, इनकी हार होने लगी है। इससे आगे फिर जापानी INA भी बढ़ नहीं पाती है। उधर फरवरी 1945 तक लगभग तय हो गया था कि वर्ल्ड वॉर हार चुका है जर्मनी जापान, और जून तक आते आते उधर अप्रैल में हिटलर कमिटेड सुसाइड, और 7 मई 1945 को जर्मनी ऑफिशियली सरेंडर्ड। एंड जापान पे फिर 6 अप्रैल, अगस्त, 9 अगस्त को हो जाता है हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसी बॉम्बिंग के बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान से, जिसका उस समय नाम फोरमोसा हुआ करता था, बोस ने एक एयरक्राफ्ट बोर्ड किया है 18 अगस्त 1945। कुछ जापानी भी हैं इसमें, बोस भी हैं। 18 अगस्त 1945 को इन्होंने एक हवाई जहाज बोर्ड किया है, छोटा सा एयरक्राफ्ट। थोड़ा बहुत उड़ने के बाद वो क्रैश हो जाता है। सपोजिडली बोस हैड डाइड आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्रैश, माना गया। बहुत क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन या और चीज़ें तो नहीं हुई, मुखर्जी कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया, बट कुछ भी
क्लियर नहीं है तो सपोजिटली इनकी डेथ हो जाती है 18 अगस्त 1945 के बाद, जो क्रैश हुआ था उसके बाद। दिस वॉज सुभाष चंद्र बोस एंड INA। इन्होंने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। 1942 तक के इवेंट लिखे हुए हैं इसमें। ये सुभाष बोस की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। 1942 तक के इवेंट हैं, द इंडियन स्ट्रगल। 1942 तक के इवेंट इसमें मिल जाते हैं, द इंडियन स्ट्रगल। दिस वॉज INA, इंडियन नेशनल आर्मी। उधर INA के लोगों पर मुकदमा चलता है जिसका नाम पड़ गया था INA ट्रायल्स, क्योंकि ये मुकदमा INA के लोगों पर दिल्ली के लाल किले में चला था, इसलिए इसे लाल किले का मुकदमा भी कह देते हैं। ऐसे ही बहादुर शाह जफ़र के खिलाफ भी मुकदमा चला था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, वो भी लाल किले का मुकदमा था। ये भी रेड फोर्ट ट्रायल्स हैं, मतलब INA ट्रायल्स। इन्होंने इंग्लैंड के राजा के खिलाफ INA ने बगावत करने की कोशिश की है। तो 3 ऑफिसर्स हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड GS ढिल्लों। सिख, मुस्लिम एंड हिंदू। INA के ऑफिसर्स और सोल्जर्स के खिलाफ जो अंग्रेज़ों ने मुकदमा चलाया है दिल्ली के लाल किले में, इसे कहते हैं INA ट्रायल्स। कांग्रेस ने इसको डिफेंड करने के लिए एक वकीलों की कमेटी बनाई है कि हम डिफेंड करेंगे अपने ऑफिसर्स को। भूलाबाई देसाई एक वकील हैं, कांग्रेस के मेंबर भी हैं। भूलाबाई देसाई ने वकील बन के डिफेंड किया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, वकील बन के काम किया है। तो एक कमेटी बनी है, डिफेंस कमेटी, जिसमें भारत के वकीलों ने INA के ऑफिसर्स को बचाने के लिए मुकदमा लड़ा था। उस वकीलों के ग्रुप के लीडर थे भूलाबाई देसाई। जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट इन दिस। KN काटजू, आसफ अली, कुछ 4-5 वकील हैं, उनमें लीडर थे भूलाबाई देसाई। दे लॉस्ट द केस, हार गए थे, ये केस हार गए थे। लेकिन उन दिनों के हालातों के तहत इन सबको माफ़ी दे दी गई थी, इनको सज़ा नहीं दी गई है। दिस वॉज INA ट्रायल्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द, यू कैन से, रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये सारे रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम जो बाकी और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में हमारा मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।